आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। गर्मा गर्म चाय के साथ हॉट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लाइट रिएक्शन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा प्यारा सा टॉपिक है एंड लिटरली हॉट इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो शुरू करते हैं। याद करो, हमने एक सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ा था। कौन सा सेल ऑर्गेनल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं? दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बेटा, अभी याद करो क्लोरोप्लास्ट में, थोड़ा सा यार इसको पतला करते हैं, रुको बहुत मोटा हो रहा है। अब ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में हमने पढ़ा था कि ग्राना होते हैं एंड ग्राना को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास होता है स्ट्रोमा लेमिला। तो ये तो हो गया हमारा ग्राना, ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रोमा लेमिला। याद रखना बेटा, स्ट्रोमा लेमिला का दूसरा नाम क्या होता है? फ्रिट्ज चैनल। ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? मैट्रिक्स पार्ट। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। अब क्योंकि मैंने बोला है लाइट रिएक्शन, तो डेफिनेटली लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है हम सबको याद है, ये होगा ग्राना में। और अगर मैं बात करूँ डार्क रिएक्शन की, तो भाई डार्क रिएक्शन कहाँ पे होने वाली है? स्ट्रोमा में। तो अगर लाइट रिएक्शन ही टॉपिक है तो फिर तो ग्राना को ही जूम बना लेते हैं। आ जाइए, ये मैंने बनाया आपका ग्राना। अच्छा, ग्राना सबको बोलते हैं, अगर सिंगल बोले ना तो हमें ग्रानम बोलना चाहिए। ठीक है, सारे ग्रानम जुड़ के बना देते हैं आपका ग्राना। अब आगे स्टार्ट करने से पहले याद करो, तुमने पढ़ रखा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अभी क्लोरोप्लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों आ गई? भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है तो जो सेल ऑर्गेनल्स के बाहर मेम्ब्रेन होगी वो भी किसकी बनी होगी? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होगी। तो इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि जो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है इट इज़ ऑल्सो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अग्री कर रहे हो ना इस बात से? अब अगर मैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रैनम में आऊँ, ग्रैनम की एक यूनिट बनाऊँ जो कि क्या होती है? थाइलाकॉइड, और ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है, तो बताओ इसकी मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी? आपका आंसर होगा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बिल्कुल सही। यानी कि थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है वो भी किसकी बनी हुई होगी? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो एक ये छोटा सा ग्रानम उसका थाइलाकॉइड। अब मैं जो जूम करने वाली हूँ ना, वो क्लोरोप्लास्ट नहीं थाइलाकॉइड है। ध्यान से सुनो मेरी बात, हम जो जूम करने वाले हैं वो भाई एक थाइलाकॉइड है। लो जी, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कुछ ऐसी सी होती है, याद करो। तो मैं पूरी बनाने की जगह एक काम करती हूँ, ये लो यहाँ पर पहुँच गए, ये कुछ इस तरीके से बनी। फिर यहाँ से भी हम एक बना लेते हैं लाइक दिस, ये लो ये बन गई। क्या ये सही बनाई मैंने? अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो ये इस तरीके से हो जाएगी। कहने का मतलब ये है बेटा, ध्यान से समझना पड़ेगा, ये जो आपने बनाया है ना, ये एक्चुअली में थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। ये पूरी कुछ इस तरीके से, जो ये पूरा मैंने मेम्ब्रेन यहाँ बना रखा है ना, इसी को ही मैंने यहाँ पे जूम किया है। तो ये पूरी की पूरी जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, दिस इज़ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। चलो यहाँ तक की बात भी आई थिंक क्लियर हो गई। पूरा कलर तो क्या ही करें, चलो तुम समझ गए ना। आ जाओ आगे चलते हैं। अब इस मेम्ब्रेन के बीच में, चलो यहाँ बना लेते हैं, इस मेम्ब्रेन के बीच में फंसे हुए होते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये लो, ये मैंने बना लिए प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। कितने प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाने हैं मुझे? 2 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाने हैं। ये लो, ये मेरी मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गई और ये मैंने बीच में फंसा दिए प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। लाओ इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस का नाम लिखें। बेटा ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मैंने पहले बनाया है इसे हम बोलते हैं PS2, और जो ये पीछे मैंने बनाया है इसे हम बोलते हैं PS1। क्या है ये दोनों? प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। और ये जो एरिया आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, ये जो बीच का पूरा एरिया दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। यानी कि ये जो एरिया है ना वो ये है, ये थाइलाकॉइड का ल्यूमेन है, ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है वो कहाँ पर है? कुछ इस तरीके से। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर कि हमने बनाया प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस मेम्ब्रेन में, और जो बीच का खाली स्पेस है इसे हमने बोला ल्यूमेन। अभी ये PS1 और PS2 क्या है? PS1 और PS2 का पहले फुल फॉर्म सुनो। PS1 का फुल फॉर्म होता है फोटो सिस्टम 1। ठीक है, और PS2 का फुल फॉर्म क्या होगा? फोटो सिस्टम। P का मतलब है फोटो, S का मतलब है सिस्टम, और ये हो गया 2। अब बेटा ध्यान से सुनो, जो बात तुम्हें याद रखनी है, ध्यान से सुनना। अगर पहली बात की जाए डिस्कवरी की, यानी कि पहली बार डिस्कवरी किसकी हुई, तो डिस्कवरी पहले किसकी हुई थी? फोटो सिस्टम 1 की। और नेक्स्ट किसकी डिस्कवरी हुई थी? फोटो सिस्टम 2 की। पर अगर तुमने ध्यान दिया हो तो लोकेशन में मैंने ऐसा नहीं किया था। लोकेशन में आप नोट करो, पहले मैंने बनाया PS2 फिर बनाया PS1, यानी कि लोकेशन वाइज PS2
कहाँ पर है, फर्स्ट। और लोकेशन वाइज PS2 के बाद कौन आएगा, 1, यानी कि ये क्या होगा, नेक्स्ट। ये बात भी क्लियर हुई बेटा। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एक काम करते हैं, ये पेज डिफरेंस का करके छोड़ देते हैं अपन। इसके आगे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, वो मैं तुम्हें भी बाद में बताऊंगी धीरे 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 धीरे। तो इतना हिस्सा अपन छोड़ देते हैं इसके डिफरेंसेस के लिए। आओ चलो आगे चलते हैं। अब PS1 PS2 को जानने के लिए मैं पहले एक कॉमन फोटो सिस्टम बनाती हूँ ताकि हमें आगे की पिक्चर और मस्त तरीके से क्लियर हो। सुनो, ये मैंने बनाया PS, बोले तो अभी 1 2 कुछ भी नहीं, PS फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम में यहाँ पे इस तरीके से साइड में निकले हुए थे ये स्ट्रक्चर और बीच में ये स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये क्या कहलाते हैं, सुनो। ये जो आपको साइड में दिख रहे हैं ना बच्चा पार्टी, इसे हम बोलते हैं LHC। LHC का फुल फॉर्म सुनो, लाइट हार्वेस्टिंग। L का मतलब लाइट, H का मतलब हार्वेस्टिंग और C का मतलब कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सिमिलरली जो साइड में निकल रहा है ये भी क्या होगा, LHC। क्या ये 2 LHC होते हैं, नहीं और भी होते हैं, पर मैंने सिर्फ 2 ही बनाए क्योंकि भाई मेरे पास इतनी जगह है ना। तो ये तुम्हें समझ आ गया कि साइड में जो है वो क्या है, LHC। और बेटा ये जो बीच में दिख रहा है इसे हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। और इस पूरे को मिला के ये पूरा जो मैंने बनाया इसको हम बोलेंगे फोटो सिस्टम। तो कहने का मतलब कुछ ऐसा निकला, दैट अ फोटो सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ रिएक्शन सेंटर। एक फोटो सिस्टम में क्या होगा, रिएक्शन सेंटर प्लस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, जो कि कहाँ पे मिलेंगे आपको, रिएक्शन सेंटर के साइड में। पहली बात क्लियर हुई। अब सेकंड बात पे आते हैं। तुम याद करो, हमने जब पिछली क्लास पढ़ी थी ना, हमने कुछ प्यारे प्यारे पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा था, याद आ रहा है। हमने क्या पढ़ा था, क्लोरोफिल A होता है, क्लोरोफिल B होता है, एक हमने पढ़ा था जेंथोफिल होता है, और एक कौन सा पढ़ा था, कैरोटिनॉइड पढ़ा था। यानी कि हमने टोटली 4 पिगमेंट्स पढ़े थे। इन चारों में भी हमने फर्दर ये बोला था कि क्लोरोफिल A तो बॉस है, ठीक है, और ये क्लोरोफिल B, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड ना चंगू मंगू टाइप है, बोले तो साइड पिगमेंट्स है, इनका साइड रोल होगा। तो साइड रोल के लिए हमने एक वर्ड यूज़ किया था, एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट। तो अगर आप मेन पिगमेंट बोलेंगे, मेन पिगमेंट कौन होगा, मेन पिगमेंट आपका होगा क्लोरोफिल A। और साइड के रोल, जो साइड डांसर वाला रोल, बोलो जो साइड के चंगू मंगू वाला रोल कौन करेगा, क्लोरोफिल B, जेंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड। ये बात भी क्लियर हो गई। अब बेटा तुम्हें एक बात और याद रखनी है, एसेसरी पिगमेंट्स को हम एंटीना पिगमेंट्स भी बोलते हैं। यानी कि दोनों नाम याद तुमने याद रखने हैं, एसेसरी पिगमेंट एंड एंटीना पिगमेंट। किसको, इन तीनों को। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट बात। अब इन सारे पिगमेंट्स को आओ इस फोटो सिस्टम के अंदर डालते हैं। चलो थोड़ा सा अपन मार्कर मोटा कर लेते हैं। अब सुनो, मैंने अभी तुमसे बोला साइड रोल किसका होगा, 3 पिगमेंट का, क्लोरोफिल B, जेंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड। तो बेटा अगर साइड रोल है तो साइड में ही रखो, और साइड रोल के लिए तुम्हें क्या सूटेबल दिख रहा है, बीच का रिएक्शन सेंटर के LHC। तुम्हारा आंसर होगा LHC। बहुत ही होशियार बच्चे, आओ रखो। ये लो जी, ये मैंने रखना शुरू किया। सबसे पहले तुम याद करो, तुमने पढ़ा था लाइटिश ग्रीन, बोले तो येलो ग्रीन कलर किसका होता है, क्लोरोफिल B। तो लो, सबसे पहले मैंने साइड में पटका क्लोरोफिल B को, मार्क करते हैं। ये लो, ये क्या है, क्लोरोफिल B। कलर क्या था इसका, येलो ग्रीन। ठीक भाई, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट लेते हैं। अच्छा, येलो कलर मिल गया, आ जाओ। येलो कलर का क्या था, याद करो, जेंथोफिल। याद आ रहा है आपने कौन से कलर का बताया था, जेंथोफिल, येलो कलर का। लो जी, ये बना देते हैं जेंथोफिल, मार्क करते हैं। ये क्या हो गया हमारा, जेंथोफिल। अच्छा बच्चों, जेंथोफिल का कलर क्या था, येलो। याद करो, मैंने बोला था जेंथोफिल के नाम आते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए भुट्टा, और भुट्टे का कलर कैसा होता है, येलो। आ जाओ नेक्स्ट, तुम्हें याद आ रहा है कैरोटिनॉइड। ये लो, बना लो, यहाँ बना लेते हैं कैरोटिनॉइड। ये लो, ऑरेंज कलर, येलो ऑरेंज कलर। तो कितना मतलब यार टैप का है ना, फ़ायदा तो होता है, कुछ भी कहो, कलर सारे मिल जाते हैं हमें। चलो आओ, ये देखो, ये रहा हमारा कैरोटिनॉइड। और बेटा कैरोटिनॉइड का कलर क्या होता है, यहाँ मार्क करी हूँ मैं, येलो ऑरेंज कलर। तो मुझे पता चल गया ये जो एसेसरी या एंटीना पिगमेंट्स हैं इनको मैंने LHC में प्लेस कर दिया। अच्छा, क्या ऐसा दो दो पिगमेंट होते, नहीं बेटा, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। बट तुम समझ गए, मैं बहुत सारे मॉलिक्यूल बनाने की जगह तुम्हें सिर्फ दो दो रख के बता रही हूँ। बट येस, LHC में आपको यही 3 पिगमेंट मिलेंगे। क्लियर। तो वो कहाँ गया हमारा बॉस। अब बॉस की जगह तो बॉस वाली होनी चाहिए, तो भाई बॉस की जगह कहाँ होगी, रिएक्शन सेंटर में। तो ये रहा हमारा बॉस।
अच्छा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ना क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल है, हालांकि क्लोरोफिल ए ना जोड़े में बैठता है बीच में, कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद करोगे तो क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल, अदरवाइज ये रहा हमारा बॉस बीच में, ये लो, ये कौन है हमारे पास, क्लोरोफिल ए, यहाँ मार्क कर देती हूँ, ये रहा हमारा क्लोरोफिल ए, यस। और क्लोरोफिल ए का कलर क्या था याद करो, ब्लू ग्रीन, कुछ डार्क सा बनाया हमने कलर, तो जस्टिफाइड है ये कलर। आ जाओ थोड़ा सा ब्लूइश टच भी देते हैं यार, मज़ा आएगा। कलर जितने यूटिलाइज करना चाहिए ना, उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। मतलब मजाक कर रही हूँ, तुम मत कलर करने लग जाना सब कुछ। ये लो, आ जाओ। तो अब हमारे पास चारों पिगमेंट की लोकेशन आ गई, ठीक। अब आते हैं इनके काम पे। बेटा काम समझने से पहले थोड़ा सा पिगमेंट की डेफिनेशन रिवाइज करो। तो भाई पिगमेंट को तुमने क्या बोला था, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं या केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं, पहली बात। सेकंड बात, ये ट्रैप करते हैं सनलाइट को, ठीक है, दे ट्रैप सनलाइट। आगे की बात और सुनो, ये ट्रैप करते हैं सनलाइट को और एक्साइटेड हो जाते हैं, सुनना, एक्साइटेड हो जाते हैं, बस इतना याद रखो। केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं। लो जी, एक्साइटेड वाली शक्ल भी बना लो, ठीक। अब सुनना, सपोज़ मैं तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल लेती हूँ समझने के लिए। ये रहा मेरे पास क्लोरोफिल बी। अगर एक का काम समझ आ गया ना तो सबका काम ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। अब रिकॉल करो, तुमने बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ रखा होगा बेटा, बोहर एटॉमिक मॉडल। क्या मैं तुम्हें बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ाऊंगी? नहीं 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 नहीं, बस मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका झलक देने वाली हूँ। सुनो, तुमने कुछ ऐसे ही पढ़ रखा होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो अपनी ऑर्बिटल में होते हैं, कुछ इस तरीके से। ये है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स लाइक दिस। ये मेरे पास क्या बनाई मैंने, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स। और बेटा यहाँ मैंने बना दिया, ये रहा मेरे पास इलेक्ट्रॉन। समझ गए तुम। बोहर एटॉमिक मॉडल ये कहता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, एनर्जी क्या करता है, ट्रैप करता है, तो वह एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटेड होकर वो हायर एटॉमिक लेवल पे कूद जाता है। ये लो जी, वो हायर एटॉमिक, ये आ गया हायर ऑर्बिटल पर। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या बोला, दोबारा, रुको 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 रुको, एक मिनट पहले लिख लिया जाए इसको। थोड़ा सा ना एक काम करते हैं, थोड़ा स्पेसिफिकली कलर अलग कर देते हैं ताकि हमें समझ आए। मैंने बोला, ध्यान से सुनना जो मैंने बोला कि अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल एक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिटल में होता है, ठीक है। अभी जब वो एनर्जी ट्रैप करता है, वो एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। और एक्साइटेड होने के कारण वो जंप कर लेता है टू हायर ऑर्बिटल। आई होप यही तुमने पढ़ा था बोहर एटॉमिक मॉडल में कि भाई एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपनी ऑर्बिटल में होता है, पर वो इलेक्ट्रॉन ट्रैप करते एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटेड होकर वो जंप हो जाता है। भाई सिंपल सी बात है ना यार। तुम कहीं घूम रहे हो नॉर्मल, है ना, तुम्हें कोई बहुत बढ़िया न्यूज़ मिल जाए तो तुम एक्साइटेड हो जाओगे, तुम कूदोगे। ऐसे इमेजिन करो, जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक्साइटेड हो गया और एक्साइट होके कूद गया अपनी हायर ऑर्बिटल पे। तो इस तरीके से ये था वो लोअर ऑर्बिटल पे और एक्साइटेड होके वो कूद गया अपर ऑर्बिटल पे, यानी कि हायर ऑर्बिटल पे। यहाँ तक की बात तुम्हें क्लियर की। अब बेटा ये मैं यहाँ क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल, कैरोटेनॉइड्स, क्लोरोफिल ए इसी फंडा पे वर्क करने वाले हैं। यही बोहर एटॉमिक मॉडल के इसी फंडा पे वर्क करने वाले हैं। तो अगर मैंने तुम्हारे सामने बनाया क्लोरोफिल बी, तो ये रहा क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूल, समझ गए। अब यहाँ पर रहे इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसके ऊपर गिरी गर्मा गर्म सनलाइट, ये लो जी, गर्मा गर्म सनलाइट। सनलाइट क्या है, इट इज़ बेसिकली एनर्जी। सनलाइट क्या है, एनर्जी। तो सनलाइट को ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। यानी कि मैं अगर पॉइंट वाइज लिखूँ तो सबसे पहले मैं लिखूँगी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स सनलाइट। सबसे पहली चीज़ क्या हुई, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया सनलाइट। सेकेंड चीज़ बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल बी एक्साइटेड। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड। लो जी, इसकी एक्साइटेड शक्ल बना लेते हैं। अभी तो नॉर्मल हंस रहा है ना, अब एक्साइटेड शक्ल बना लो। ये पी, मेरे पास एनर्जी आ गई, ठीक। अब बेटा नेक्स्ट मैंने तुम्हें बताया कि जब वो एक्साइट हो जाएगा तो वो जंप करेगा। आ जाओ जी, जंप कराओ इसको। जंप करके कहाँ जाएगा,
हायर ऑर्बिटल पे, लो हायर ऑर्बिटल पे मैंने इसको एक्साइट करके जंप करा दिया। ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 2, ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 3। आ जाओ लिख लेते हैं यही बात। नाउ इलेक्ट्रॉन विल जंप कहाँ पे, टू हायर ऑर्बिटल। यहाँ तक की बात एकदम पिक्चर क्लियर है। अब बेटा मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कोई गुड न्यूज़ मिलती है ना, तुम एक्साइट हो जाते हो, तो तुम क्या कूदे हुए ही रहते हो, ज़मीन पर दोबारा नहीं आते हो ना। तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ भी सेम पिक्चर है। ये इलेक्ट्रॉन खुश होकर अपर ऑर्बिटल पे चला गया, फिर कहता है यार मज़ा नहीं आ रहा यार, ठीक है इट्स ओके, कुछ इस तरीके से समझो। सुनो, सपोज करो तुम्हें बहुत ही शानदार सा पैकेज मिलता है, फॉरेन में जाने का मौका मिलता है, और तुम्हें कहा जाता है कि भाई इस पैकेज पे तुम फॉरेन जाओ, ठीक। अब पहले तो फॉरेन का नाम सुन के तुम्हारे मन में लड्डू फूटते हैं, तुम फट से फॉरेन पहुंच जाते हो। फिर थोड़े टाइम बाद ऐसा लगता है यार मज़ा नहीं आ रहा यार, यहाँ पर क्या बकवास है, बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा, चलो यार देश चलते हैं अपने। पर शर्त सुनो कि तुम दोबारा अगर वापस लौट के आओगे ना, तो तुम्हें इतना हाई पैकेज नहीं मिलने वाला। तो तुम सोचते हो नहीं यार चलो मेरे को तो घर पे ही रहना है ना, कोई बात नहीं, इतना पैकेज नहीं मिलेगा तो कोई नहीं, इससे कम पे चल जाएगा, बट मैं घर जाऊँगा। समझ आई मेरी बात। ये कहानी को इमेजिन करो, सेम इसके साथ हुआ है। ये भाई अपने घर में था, इसको ज़्यादा एनर्जी मिली, ये एक्साइटेड हो गया, ये कूद गया हायर ऑर्बिटल पे। अभी हायर ऑर्बिटल पे पहुंच के इसको लगता है यार मज़ा नहीं आ रहा, मुझे वापस से अपनी ऑर्बिटल पे जाना है, यानी कि मुझे वापस प्रीवियस ऑर्बिटल पे जाना है। पर शर्त यह है कि जब ये प्रीवियस ऑर्बिटल पे जाएगा तो इसको अपनी एनर्जी जो इसने ट्रैप की थी ना, वो छोड़नी पड़ेगी। ये कहता है ठीक है भाई, सब मोह माया है, मैं तो छोड़ के चला अपनी पुरानी जगह पे। बात समझ आई। तो भाई दोबारा आ जाता है, लो जी फोर्थ स्टेप दोबारा आ जाता है। लिखें यही बात, लिखें, सुनो क्या बोले, क्या लिखा था मैंने, नाउ इलेक्ट्रॉन विल जंप टू हायर ऑर्बिटल, ओके। फाइनली दिस इलेक्ट्रॉन विल रिटर्न बैक, कहाँ रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न बैक टू इट्स लोअर ऑर्बिटल। ठीक है जी, ये अपने लोअर ऑर्बिटल पे आ गया, बट क्या रिलीज करनी है इसको, एनर्जी। तो एनर्जी ट्रैप्ड बाय इट विल बी रिलीज्ड। हाँ जी, तो लो जी एनर्जी रिलीज हो गई। अब बेटा थोड़ा एनर्जी को है ना मैं अलग कलर से हाईलाइट करूँ तो समझ जाना कि एनर्जी है। ये लो, ये जो एनर्जी इसने ट्रैप की थी ना भाई ने, ये एनर्जी रिलीज हो गई। ये लो, एनर्जी थोड़ी ना शानदार बनाते, रुक जाओ ऐसे, यहाँ ये एनर्जी रिलीज हो गई। ये इसने ट्रैप की थी, पर इसको नीचे आने के कारण इसको छोड़नी पड़ी। अब ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है ना, ये एनर्जी कोई ना कोई तो पकड़ेगा बेटा। अगर सपोज़ करो तुमने जो फॉरेन की जॉब छोड़ी है, ऐसा तो नहीं ना वो वेकेंट हो जाएगी, कोई ना कोई तो उसको पकड़ेगा ना। तो इसको पकड़ने वाला कोई और नहीं, इसके पीछे वाला पिगमेंट होगा। अब पिक्चर को मैं थोड़ा सा ऊपर रख के समझा रही हूँ। मैंने अभी तुम्हें यही पिक्चर समझाई, ये रहा क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूल, इसके ऊपर गिरी थी सनलाइट। लो जी, इसके ऊपर क्या गिरी थी, सनलाइट। इसने सनलाइट को क्या किया, ट्रैप। इसका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइट। कहाँ जंप हुआ, हायर ऑर्बिटल पे। हायर ऑर्बिटल पे जंप होने के बाद कुछ टाइम बाद वो दोबारा आता है, क्या रिलीज होती है, एनर्जी। और जो एनर्जी रिलीज हुई उसको पकड़ ली इसके बगल वाले पिगमेंट ने, मौके पे चौका मार के पीछे वाले पिगमेंट ने उसे पकड़ ली। तो अगर इसके आगे मैं पॉइंट लिखूँ तो क्या मुझे यही लिखना चाहिए, यही लिखना चाहिए भाई, लिखो 5th पॉइंट, दिस energy will be trapped by another pigment। तो वो जो पीछे बैठा है ना, वो बेटा बैठा ही इसलिए है कि बेटा तू छोड़ मैं पकड़ लूँगा। तो अगर मैं सेकंड पिगमेंट की बात करूँ, सेकंड पिगमेंट भाई ने क्या किया है अभी तक, सुनो, सेकंड पिगमेंट ने क्या किया है, एनर्जी ट्रैप की है, किससे, प्रीवियस पिगमेंट से, एनर्जी ट्रैप ऑफ प्रीवियस पिगमेंट। ठीक भाई, अब मेरी नेक्स्ट शानदार बात सुनो, ये रही इसके पास एनर्जी आई है प्रीवियस पिगमेंट की। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है इस बेचारे पे सनलाइट नहीं गिर रही होगी, देख के बताओ। अगर सनलाइट इस पर गिर रही है तो सनलाइट क्या इस पर नहीं गिर रही होगी, डेफिनेटली गिर रही होगी। बेटा ये कुछ इस तरीके से समझो, अगर मेरे पास एक जगह से सैलरी आ रही है तो क्या मैं दूसरी जगह की सैलरी को मना कर दूँगी? अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इस सैलरी के साथ साथ मैं 1 घंटा और काम करके और पैसे कमा सकती हूँ, तो क्या मैं वो काम नहीं करूँगी? डेफिनेटली मैं वो काम करूँगी। तो एक जगह की सैलरी के साथ मैं दूसरी जगह की सैलरी लेना चाहूँगी ना। सिमिलरली ये भाई भी तो यही करेगा, इसको यहाँ से एनर्जी मिल रही है तो आने दो ना, पर अगर एक सनलाइट की एनर्जी भी इसको मिल रही है तो आने दो ना। तो 1 और 2
प्रैक्टिकली इसके पास एनर्जी इससे भी आएगी और सनलाइट से भी आएगी। तो यही तो मैं लिखना चाह रही हूँ। सुनो भाई, ये जो सेकंड पिगमेंट है, भाई के पास पहली तो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो एनर्जी आ रही है प्रीवियस पिगमेंट से, प्लस सेकंड एनर्जी कहाँ से आ रही है, सनलाइट से। सनलाइट की जो एनर्जी है वो भी ट्रैप करेगा, ट्रैप्ड बाय दिस मॉलिक्यूल या दिस पिगमेंट। यानी कि जो सेकंड पिगमेंट है ना बेटा, ये कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, ये चुपचाप से सनलाइट भी पकड़ रहा है और इधर से आ रही है जो एनर्जी प्रीवियस पिगमेंट की, वो भी पकड़ रहा है। यानी कि भंडारा ऑफ एनर्जी हो गई इसके पास। तो ये लो जी, इसके पास गरम गरम बहुत सारी एनर्जी, लो जी इसका बढ़ा दो, क्योंकि इसके पास एनर्जी बढ़ गई। ठीक, थोड़ा कलर करते हैं यार, मज़ा आता है। ये लो जी, इसके पास पिछले वाले पिगमेंट की एनर्जी भी आ गई, सनलाइट से एनर्जी भी आ गई, धूम मच गई भाई, गजब एनर्जी हो गई इसके पास। तो अब मेरी बात सुनो, क्या हिस्ट्री रिपीट होती है? बिल्कुल रिपीट होती है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, सुनना सुनना सुनना, अगर इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ इतनी एनर्जी पकड़ के, तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉन भी इसकी हायर ऑर्बिटल पे जंप करेगा, और जब हायर ऑर्बिटल पे जंप करेगा तो कभी ना कभी थक हार के दोबारा नीचे आएगा, और जब दोबारा नीचे आएगा बच्चों, तो क्या वो एनर्जी रिलीज़ करेगा? जी हाँ। और इसकी रिलीज़ करी हुई एनर्जी कौन पकड़ने के लिए बैठा है? तीसरा पिगमेंट। और बेटा तीसरा पिगमेंट भी सनलाइट से एनर्जी भी लेगा। ये लो, सनलाइट से एनर्जी भी ली और प्रीवियस पिगमेंट से भी ली। अब इसके पास और एनर्जी आ गई। लो आगे देखो, इसकी इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होगी एंड द हिस्ट्री विल रिपीट अगेन। इसको एनर्जी आगे वाले को पास करनी पड़ेगी, फिर इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, अपर लेवल पे जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एंड सो ऑन। ये पिक्चर सनलाइट से तो आ ही रही है। देखो सनलाइट में अगर नहीं भी बनाऊँ तो तुम समझ जाओ कि इन सारे पिगमेंट के पास सनलाइट से तो एनर्जी आ ही रही है। बाकी ये पासिंग द पार्सल खेल रहे हैं। मतलब अगर मैं 2 मिनट के लिए बच्चों सनलाइट हटा रही हूँ, तुम समझ जाओ सनलाइट तो सबको ही मिलेगी, सनलाइट तो सब में बटेगी भाई। पर अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये कुछ पासिंग द बॉल जैसा गेम नहीं लग रहा? ऐसा देखो, यहाँ से कूदी, यहाँ पहुँच गई, इसको मिल गई, इसको मिल गई, इसको मिल गई, तो अब भंडारा ऑफ एनर्जी किसके पास आ गई? ये लो जी, भाई के पास आ गई। सिमिलरली ये एक ही LHC में नहीं होता, बगल वाले LHC में भी यही पिक्चर होती है। इसने भी वही सनलाइट से एनर्जी ली, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इसको पासिंग द पार्सल खेल लिया, एनर्जी इसको पास कर दी, फिर इसको पास कर दी, फिर इसको पास कर दी, फिर इसको पास कर दी। मतलब तुम समझ पा रहे हो कि एनर्जी पास होती जा रही है। यानी कि नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद स्टेप मैं ये लिख सकती हूँ, पासिंग दी पार्सल की जगह मुझे लिखना चाहिए पासिंग दी एनर्जी गेम खेला जाएगा। कौन खेलेगा? बाय नेक्स्ट पिगमेंट्स बोले तो सारे पिगमेंट एक दूसरे को अपनी ली हुई एनर्जी पास करेंगे। जो दूसरा पिगमेंट एनर्जी लेने वाला है वो साथ के साथ सनलाइट की एनर्जी भी लेगा। तो अगर मैं एक बार थर्ड पिगमेंट का भी लिख दूं तो बेटा थर्ड पिगमेंट भी यही करने वाला है। एक तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा? सनलाइट से, प्लस एनर्जी कहाँ से लेगा? ऑफ प्रीवियस पिगमेंट। यानी कि अब तुम मेरी पूरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हो। आई थिंक तुम्हें बहुत शानदार तरीके से बात समझ आ गई। अब इस गेम को एंड करना है हमें, ध्यान से सुनना। इस गेम को एंड करने के लिए तुम्हें शानदार सा कलर सेलेक्ट करते हैं यार, एकदम मतलब झकाझक कलर। ये ले लेते हैं, सुनो। इसके पास बहुत सारी एनर्जी है, सिमिलरली इसके पास भी बहुत सारी एनर्जी है। ये एनर्जी अब किसको देगा? किसी ना किसी को तो देगा। तो बेटा ये बीच में राजा बोलता है, लाओ प्यारों मुझे दो एनर्जी लाओ। तो ये अपनी एनर्जी इसको दे देगा, इधर से ये भी एनर्जी इसको दे देगा। यानी कि जितने भी हमारे बगल में एंटीना पिगमेंट्स हैं, फाइनली वो अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र करेंगे? क्लोरोफिल ए को। ठीक, अब तुम्हें क्या लगता है यार, क्लोरोफिल ए को सनलाइट मिल रही होगी? डेफिनेटली। तो क्या ये भी सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा होगा? हाँ। यानी कि पिक्चर तो यही निकली, इसको भी बगल वाले पिगमेंट से एनर्जी मिल रही है, प्लस ये भी सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये पॉइंट भी लिखो यार, लिखो, नोट्स बनाते हुए चला करो मेरे साथ। मतलब फाइनली दिस एनर्जी फ्रॉम एंटीना पिगमेंट्स passes to क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, जो कि कहाँ पे बच्चा पार्टी?
रिएक्शन सेंटर में। तो अब अगर मैं क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से बनाऊँ, दमदार ग्रीन कलर का गया, हाँ जी ये रहा हमारा राजा। ये राजा तुम याद करो, मैंने अभी तुम्हें बोलता है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्लोरोफिल ए का एक ही मॉलिक्यूल है, तो मैंने एक ही बना दिया। तो भाई ने बहुत ही स्मार्टली बगल से भी एनर्जी ले ली, सनलाइट से भी एनर्जी ले ली। अब बताओ क्या इसके पास शानदार एनर्जी आ जाएगी? तुम्हारा आंसर होगा हाँ। तो इसकी आँख थोड़ी ऐसी बना लो, ये लो जी, एनर्जी का भंडारा हो गया इसके पास। भाई की आंखों में आक्रोश है, एनर्जी ही एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि ये तो एकदम से थॉर हो गया। एवेंजर मूवी देखिए, थॉर का हथौड़ा बनाओ जी, थॉर का हथौड़ा। ये रहा थॉर का हथौड़ा। और इस थॉर के हथौड़े में बोले तो क्लोरोफिल ए के हथौड़े में खूब सारी एनर्जी भर गई। किस से ली इसने? बगल वाले पिगमेंट से और सनलाइट से। अब बेटा इतनी एनर्जी को ये रख के नहीं बैठेगा, क्योंकि इसकी भी पिक्चर सेम है कि जब इसने इतनी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब की तो इसका इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हुआ और हायर ऑर्बिटल पे पहुंच गया। जब इसका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल पे पहुंचा तो कभी ना कभी उसका भी मन डगमगाया और वो दोबारा नीचे पहुंचेगा, तो एनर्जी रिलीज होगी। यानी कि अब मुझे एक ऐसा दमदार बंदा चाहिए, आई नीड ऐसा पावरफुल बंदा जो इतनी सारी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस की एनर्जी प्लस जो फाइनल क्लोरोफिल ए के पास जो एनर्जी है, मतलब इन शॉर्ट फाइनल क्लोरोफिल ए के पास जो एनर्जी है उसको एक्सेप्ट करे। तो भाई कहीं और नहीं, इस बंदे को ऊपर प्लेसमेंट दो। ये रहा वो दमदार बंदा, कुछ इसके चश्मा वश्मा लगाओ भाई, इस भाई में बहुत दम है। ये रहा जो सारी एनर्जी अब पकड़ने वाला है। इसका नाम होता है, ध्यान से सुनो, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये है वो भाई जो इस पूरी एनर्जी को पकड़ने वाला है, समझ गए? तो ये लो जी, सारी एनर्जी पहुंचा दो इस भाई के पास। ये रहा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। समझ आ गई तुम्हें पिक्चर? अगर मैंने तुम्हें अभी पिक्चर एक छोटा सा रिकैप दूं तो मैंने अभी तक PS1 PS2 की तो बात ही नहीं की है। मैंने सिर्फ ऐसे बोला है कि किस तरीके से LHC फंक्शन करता है और रिएक्शन सेंटर फंक्शन करता है, और फाइनली जो रिएक्शन सेंटर में बैठा क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है ना, वो अपनी सारी एनर्जी पहुँचा देता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। अब आते हैं बेटा, PS1 PS2 का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, बट पूरी पिक्चर तुम्हें मैंने समझा दी। अब डिफरेंस क्या है PS1 और PS2 का? बस इतना सा डिफरेंस है बेटा, LHC PS1 PS2 दोनों में सेम रहता है। डिफरेंस होता है रिएक्शन सेंटर में बैठा हुआ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। अगर ये PS2 होता, अगर ये PS2 होता तो इसमें बैठा हुआ क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर की एनर्जी को यूटिलाइज करता। दोबारा समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात कर रही हूँ PS2 एंड PS1 की, तो बेटा दोनों के ही रिएक्शन सेंटर में कौन बैठा है? क्लोरोफिल ए। यानी कि यहाँ तक भी बात सेम चल रही है, बट डिफरेंस इतना है, क्लोरोफिल ए के ऊपर जब 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट, वेवलेंथ की लाइट गिरती है ना, तो उसमें से वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यानी कि इसके अंदर का जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है उसकी फेवरेट वेवलेंथ क्या है? 680 नैनोमीटर। इसीलिए इसके क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं P680। क्यों भाई? क्योंकि इसका स्पेक्ट्रा मैक्सिमा, डरना नहीं है शब्द से, स्पेक्ट्रा मैक्सिमा कुछ भी नहीं है, इसकी फेवरेट 680 नैनोमीटर वेवलेंथ है। इसका वर्ड का मतलब होता है स्पेक्ट्रा मैक्सिमा है 680 नैनोमीटर, ठीक। और PS1 के अंदर जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल बैठा हुआ है ना, भाई को 700 नैनोमीटर पसंद है। यानी कि इसके क्लोरोफिल ए को 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ लेना पसंद है। इसीलिए इसके क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के लिए हम यूज़ करते हैं P700। यानी कि इसका स्पेक्ट्रा मैक्सिमा कितना है? 700 नैनोमीटर। यानी कि PS1 एंड PS2 में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट आ जाओ। याद है मैंने ऊपर डिफरेंस किया था? हाँ जी, ये लो, रिएक्शन सेंटर यहाँ पे कौन है? क्लोरोफिल ए। यहाँ पे भी कौन है? क्लोरोफिल ए। दोनों जगह क्लोरोफिल ए। बट PS1 के अंदर स्पेक्ट्रा मैक्सिमा कितना है? 700, और इधर PS2 में स्पेक्ट्रा मैक्सिमा है 680। क्लियर बच्चा पार्टी? इतनी बात समझ आ गई? नेक्स्ट आओ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दोनों जगह होते हैं अलग अलग। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS1 के अंदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है FD, बोले तो फेरोडॉक्सिन, ठीक। और वहीं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS2 के अंदर होता है फियोफाइटिन। कैसे याद रखना है अभी सब बता दूंगी मैं, सुनो। तो मैं इतनी बात समझ आ गई ना डिफरेंस? और कोई डिफरेंस बचता है? नहीं, मेन तो हो गया। अच्छा, एक और डिफरेंस,
ये डिफरेंस तुम्हें अभी नहीं समझ आएगा पर थोड़ी देर बाद समझ आएगा। हम अभी पढ़ने वाले हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी हम पढ़ने वाले हैं, मैं बस ये पॉइंट लिखवा रही हूँ और इसके बाद आगे मैं तुम्हें समझाऊंगी। एक हम पढ़ेंगे साइक्लिक, एक हम पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक एंड कहाँ गया, हाँ जी ये रहा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या होता है ये, प्लीज़ 2 मिनट के लिए होल्ड कर लो, समझाने वाली हूँ। बस इतना याद रखो, PS1 यानी कि PS1 साइक्लिक में भी यूज़ होगा, नॉन साइक्लिक में भी यूज़ होगा, पर हमारा होनहार PS2 साइक्लिक में यूज़ नहीं होता, नॉन साइक्लिक में यूज़ होता है। इसका मतलब क्या है तुम्हें थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। बस तुम अभी के लिए पिक्चर इतनी होल्ड कर लो और NCERT रीड करो, मेरे साथ आ जाओ। देखो बच्चों क्या लिख रहा है लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन जिसको हम फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं, इसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जो अभी तुमने मेरे साथ पढ़ा है ना, वो सिर्फ एक पॉइंट पढ़ा है, लाइट एब्जॉर्प्शन। पानी के टूटने पे तो अभी हम पहुँचे ही नहीं है, ऑक्सीजन रिलीज अभी हमने करवाई नहीं है, और हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट ATP एंड NADPH अभी हमने बनवाई नहीं, यानी कि यहाँ पे 4 चीज़ें होने वाली है, उसमें से अभी हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ लाइट एब्जॉर्प्शन। आगे आइए, सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। कौन है ये? पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज हैं 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में, जो कि मैंने तुम्हें साइड में बना के बताया। किसके अंदर होते हैं ये? फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। These are named in the sequence of their discovery, यानी कि पहले 1 डिस्कवर हुआ फिर 2 डिस्कवर हुआ। आगे आओ, एंड नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन, क्योंकि बेटा पहले तो 2 फंक्शन करता है फिर 1 फंक्शन करता है। आगे आइए, LHC आर मेड अप ऑफ 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल। मैंने तुमसे कहा था ना बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, पर हमने सिर्फ 2 बनाए थे। बाउंड टू द प्रोटीन, यानी कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर बाउंडेड होते हैं। ईच फोटो सिस्टम हैज़ ऑल द पिगमेंट, यानी कि पूरे फोटो सिस्टम में सारे पिगमेंट होते हैं एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल है, क्योंकि भाई कहाँ पर होता है? बीच में। इन सारे साइड वालों को हम बोलते हैं एंटीना पिगमेंट। ये सारे पिगमेंट हेल्प करते हैं टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। बेटा इस लाइन का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। अगर मैं बोलूँ बॉस कौन है, तो तुम्हारा आंसर होगा क्लोरोफिल ए। पर बेटा क्लोरोफिल ए तो 400 से 700 नैनोमीटर में, अगर PS2 है तो 680 यूज़ कर रहा है, और अगर PS1 है तो 700 यूज़ कर रहा है। यानी कि यहाँ से लेके 400 से लेकर 680 तक के पहले वाली तो सारी लाइट वेस्ट कर रहे हैं दोनों पट्टे। तो क्या हुआ, बाकी सारे पिगमेंट्स जो है ना हमारे, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड, ये इस पूरी वेवलेंथ को यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर बेटा ये इसको यूटिलाइज नहीं करते ना, तो आप मान के चलो 400 से 700 में से सिर्फ 680 और 700 यूज़ होती, बाकी सारी एनर्जी क्या हो जाती? वेस्ट। क्लियर? आगे चलते हैं। सिंगल क्लोरोफिल ए, मैंने कहा था ना भाई NCERT में लिखा हुआ है सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, जो कि रिएक्शन सेंटर में होता है। कुछ बुक्स में आपको डाइमर मिलेगा, बट क्योंकि NCERT देवी है तो भाई सिंगल ए ही मानना है तुम्हें। आगे आओ, रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम। PS1 में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, इसका एब्जॉर्प्शन पीक क्या है? 700 नैनोमीटर, इसलिए हम इसे बोलते हैं P700। PS2 के अंदर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कितना है? 600 नैनोमीटर, इसलिए हम इसे बोलते हैं P680। क्या यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आगे आइए, फोटो सिस्टम 2 रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ, जो कि ऑब्वियसली बात है रेड लाइट की होगी यार, एक तो कॉमन सेंस है ना यार। 400 से 700 में अगर विबग्योर आ रहा है और बेटा विबग्योर में पीछे की तरफ रेड आ रहा है, तो 680 ऑब्वियसली बात है रेड लाइट का ही होगा, है ना। इट कॉज द इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड एंड जम्प इनटू एन ऑर्बिटल फार्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। आई होप तुम्हें ये लाइन अब डिस्टर्ब नहीं कर रही है। आगे आओ, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसको कौन पिक कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि इसको फर्दर पास करने वाला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें साइटोक्रोम आएंगे। ये लास्ट लाइन मैंने तुम्हें नहीं समझाई, आओ इसको समझते हैं। बेटा अभी तुमने मेरे साथ समझा कि ये रही मेरी पूरी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, ये रही, इसके अंदर ये रहा मेरे पास PS2, और ये रहा मेरे पास PS1। थोड़ा छोटा बनाती हूँ ताकि हमें बीच में कुछ और भी चीज़ें रखनी है, वो समझ पाएँ हम, ठीक है। ये रहा मेरा PS2, ये रहा मेरा PS1।
ये रहे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, ये रहा रिएक्शन सेंटर, यहाँ पर ये रहे मेरे पिगमेंट। अब मैं अलग अलग कलर से नहीं बना रही, तुम समझ जाओ क्या होने वाला है। ये बना दिए मैंने ये तीनों, और ये रहा क्लोरोफिल है। बेटा इसने इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब की, पासिंग द पार्सल खेला, इसको दे दिया। इधर से भी सेम पिक्चर हुई, पासिंग द पार्सल हुआ, एनर्जी इसके पास हो गई। भाई ने सनलाइट से लिया क्लोरोफिल लेने, और भंडारा ऑफ एनर्जी हो गई, और बिना फियर के इसने अपने थॉर के हथौड़े की तरह एनर्जी ऊपर पहुंचा दी। और जो बंदा इसका पहली बार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो एकदम फियरलेस बंदा है। फियरलेस बंदे का नाम क्या है? फियोफाइटिन। यार बिना फियर के पकड़ेगा ना, जिस बंदे ने इतनी एनर्जी पकड़ ली, बोले तो फियरलेस ही होना चाहिए। तो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था? फियोफाइटिन। अब मुझे ये एनर्जी पहुंचानी है PS1 तक, तो मुझे बीच में कुछ मीडिएटर्स चाहिए। अब वो मीडिएटर्स के नाम याद करो। देखो पहला है PQ, फिर है साइटोक्रोम B6NF, नेक्स्ट है प्लास्टोसाइनिन। मतलब ये जो आपने अभी एक लाइन पढ़ी ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं, तो बेटा फियोफाइटिन आगे जाके ये एनर्जी या इलेक्ट्रॉन किसको पास ऑन कर देने वाला है? प्लास्टोक्विनोन को। PQ का मतलब क्या है? प्लास्टोक्विनोन। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आओ, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन किसको पास करेगा? साइटोक्रोम B6F। साइटोक्रोम B6F आ गया ये। नेक्स्ट ये फर्दर इलेक्ट्रॉन किसको पास करेगा? PC का मतलब यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा नहीं है, यहाँ पर है प्लास्टोसाइनिन। अब बच्चा पार्टी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है यार इनको सीरीज़ में याद करने के लिए। तुम्हें पता है इतनी प्यारी सी ट्रिक है मेरे पास इसको याद करने के लिए। सुनो क्या करना है तुम्हें ये याद रखना है। जैसे सपोज करो तुम मेरा ही एग्जाम्पल लो। अब बेटो ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं थी कुंवारी, क्यू से तुम्हें याद करना है कुंवारी, याद है ना? जिसकी शादी नहीं होती वो कौन होती है? कुंवारी कन्या, प्यारी कुंवारी कन्या, है ना? अब कुंवारी कन्या का बनता है प्यारा सा बॉयफ्रेंड। लो जी, स्मार्ट सा बॉयफ्रेंड, ठीक। और जब प्यारा सा बॉयफ्रेंड बन जाता है, स्टार्ट होती है क्यूट सी लव स्टोरी। और जी लव स्टोरी के एंड में फाइनली क्या होती है? शादी। अच्छी लव स्टोरी का एंड शादी होती है। और जब शादी हो जाती है ना तो हम बन जाते हैं कपल। तो बेटा ऐसे याद करना तुम्हें, पहले कुंवारा, फिर बॉयफ्रेंड और फिर कपल। लो जी, पहला कौन है? कुंवारा, प्लास्टोक्विनोन। फिर बॉयफ्रेंड कौन है? साइटोक्रोम B6F। और फिर फाइनली क्या बन जाता है? कपल, प्लास्टोसाइनिन। हो जाएगा तुम्हें इलेक्ट्रॉन कैसे पास होना है। तो बेटा NCERT की ये लाइन क्लियर हो गई कि फाइनली इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर पास करता है इन इलेक्ट्रॉन को। किसको? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यही वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो मैंने अभी तुम्हें बताया, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F एंड प्लास्टोसाइनिन। आगे सुनो, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो वो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहे थे। किसके टर्म में? ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टर्म में, एक रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे। इस लाइन को यहीं के यहीं समझ के ख़त्म करो बेटा। ये रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे जब मैं प्लेस करूँगी ना तब ये तुम्हें ऐसे दिखेंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है तो इस मूवमेंट को मैंने क्या बोला? डाउन हिल। नेक्स्ट बात सुनो, जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जैसे सबसे पहले प्लास्टोक्विनोन ने एक्सेप्ट किया, तो बेटा एक्सेप्ट करते टाइम ये क्या हो गया? रिड्यूस। अब जब ये इलेक्ट्रॉन आगे पास कर रहा है उस टाइम पे ये तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। और ये साइटोक्रोम क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। फिर वही पिक्चर रिपीट करो। अब अगर क्योंकि साइटोक्रोम आगे पास कर रहा है तो बच्चा जी ये तो फर्दर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। और PC क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो सिमिलरली अगर मैं ऐसे समझूं तो ये रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे कंटिन्यूसली ऑक्सीडाइज रिड्यूस होते जाएंगे। समझ गए? आगे आओ। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बच्चा जी ये यूज़ नहीं होने वाले, बस पास होते जाएंगे। बट आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट ऑफ द फोटो सिस्टम PS1। यही तो करना है हमें। फाइनली ये जो हमारे पास एनर्जी आई ना, ये यहाँ पे कौन बैठा है? क्लोरोफिल। अच्छा अब 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो पहले। अब बेटा इसको समझने के लिए थोड़ी सी पिक्चर ये समझो कि जो PS1 है उसमें भी क्या थे? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और बीच में क्या था? रिएक्शन सेंटर। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पासिंग गेम वाली पिक्चर यहाँ पे भी चल रही थी? मेरा आंसर है हाँ, ये इलेक्ट्रॉन पासिंग वाला गेम यहाँ पे भी चल रहा था। और सारा एनर्जी किसको दे दिया था? रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल को। और भाई ने भी सनलाइट ली थी, यानी कि भाई ने भी भंडारा ऑफ एनर्जी किसी ना किसी को तो पास की होगी। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कोई प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यहाँ का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होगा? फेराडॉक्सिन। इसने सारी एनर्जी ले ली।
तो बेटा इतनी एनर्जी देने के पास भाई के पास एनर्जी बची नहीं, भाई क्या हो गया, ठन ठन गोपाल। तो भाई कहता है प्लीज़ भाई प्लास्टोसाइनिन मुझे दे दे यार तेरी एनर्जी। प्लास्टोसाइनिन कहता है ले भाई मैंने तेरे लिए एनर्जी मांगी थी उधर से, ये ले, ये तू पकड़ इलेक्ट्रॉन। तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पास हो चुका है PS1 को। अब 2 मिनट के लिए शेप को रिवाइज करो। PS2 से चला फियोफाइटिन पे चला, ठीक, फियोफाइटिन से किसको गया, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से गया साइटोक्रोम B6F, से गया प्लास्टोसाइनिन, से गया PS1, इधर से ये भी गया। ये किसके जैसा शेप लग रहा है, तुम बोलोगे N पर मैं कुछ नहीं कर सकती, जो साइंटिस्ट ने इसको देखा उसने इसको इस तरीके से देखा, तो उस बंदे को ये शेप कौन सा देखा, N नहीं Z। इसलिए बेटा जो अभी तुमने पढ़ा है इसी को हम प्यार से बोलते हैं Z स्कीम। आ जाओ यही देखते हैं। Simultaneously electron in the reaction center of PS1 are also excited when they receive red light किसका, PS700 पे। आगे ये ट्रांसफ़र करती है अनादर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को जिसका रेडॉक्स पोटेंशियल इससे ज़्यादा है। ध्यान से सुनो बेटा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन पास होता है तो वो खुद से ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल वाले को ही पास होता है। देखो ये लाइन दोबारा ध्यान दो, एग्जाम में आ सकती है। ये पास हो रहा है, इट इज ट्रांसफर टू अनादर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट हैज़ अ ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल। दीज इलेक्ट्रॉन देन आर मूव डाउन हिल, दोबारा ये नीचे जाएंगे डाउन हिल में, दिस टाइम टू अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल NADP+। आ जाओ ये पिक्चर भी समझ लो अंत में। फेराडॉक्सिन इसको पास करता है एक दूसरे बंदे को जिसका नाम है FNR। FNR का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, फेराडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, जिसमें क्या है एंजाइम है, तो फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। भाई क्या करता है, सुनना भाई, यहाँ पे बाहर स्ट्रोमा में पड़े हुए होते हैं खूब सारे H+। भाई ऑब्वियस ही बात है ना बेटा, थाइलाकॉइड के बाहर तो स्ट्रोमा है और स्ट्रोमा में क्या पड़े हुए हैं H+। प्लस एक भिखारी होता है, इस भिखारी का नाम होता है NADP। इस भिखारी का नाम क्या होता है NADP। और यहाँ पे स्ट्रोमा में क्या पड़े होते हैं खूब सारे H+। ये भिखारी कहता है भाई FNR भाई अपनी एनर्जी यूज़ करके मेरे अंदर NADP के अंदर H+ जोड़ के मुझे NADPH बना दे और मुझे कृतकृत्यज्ञ कर दे, मतलब मुझे मेरा उद्धार कर दे। FNR कहता है ठीक है बालक आजा, मैं NADP के अंदर आज प्रण लेता हूँ कि मैं इसके अंदर क्या जोड़ दूंगा H+, और इस बेचारे को क्या बना दूंगा। अच्छा ये अंदर नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा एरो गड़बड़ हो गया है, एरो बाहर की तरफ रुको। यहाँ पे इसको जोड़ के क्या बना देगा NADPH। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ये NADP और NADPH क्या है, दोबारा सुनो, कुछ ऐसा हो रहा है। FD ने दिया FNR को, ये तो चल रहा है मेम्ब्रेन की बात, और बेटा मेम्ब्रेन के बाहर ये रहा स्ट्रोमा, यहाँ पे खूब सारा क्या पड़ा हुआ है, खूब सारा H+, और यहाँ पे एक भिखारी पड़ा हुआ है जिसका नाम है NADP। ठीक, ये NADP जो है इसके अंदर अगर ये H+ जुड़ जाए, यानी कि एक भिखारी को अगर पैसे मिल जाए तो वो अमीर हो जाएगा। सिमिलरली NADP नाम का भिखारी अगर इसमें H+ जुड़ जाए जो कि स्ट्रोमा में पड़ा हुआ है, तो ये जुड़ के क्या बन जाएगा NADPH। और बेटा अब NADPH कोई आम आदमी नहीं रहा, ये पैसे वाली पार्टी बन गई, ये एसिमिलेटरी पावर बन गई। तो मैंने लास्ट में यही बोला, FNR ने स्ट्रोमा से H+ पकड़ा और एक भिखारी नाम जिसका नाम है NADP, जिसकी फुल फॉर्म प्यारे बच्चे सुनेंगे निकोटिनामाइड, फटाफट लिख देती हूँ मैं, सुनो, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और इसमें जब इसने हाइड्रोजन जोड़ देगा ना बेटा तो कुछ भी नहीं, सेम बन जाएगा निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, बस सेम में तुमने हाइड्रोजन जोड़ना है तो बन जाएगा NADPH। और NADP तो था भिखारी, पर NADPH है एसिमिलेटरी पावर, इट इज़ एसिमिलेटरी पावर। और जो अभी आपने पूरी पिक्चर पढ़ी इसे हम बोलते हैं Z स्कीम। बेटा इस Z स्कीम में इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ से गया तो पूरी पिक्चर में चला गया, क्या दोबारा लौट के PS2 के पास आया? क्या इलेक्ट्रॉन जो PS1 के पास गया था क्या उसके पास दोबारा लौट के आया? तुम्हारा आंसर होगा नहीं। इसका मतलब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दोबारा रिपीट होके पास में नहीं आते रिएक्शन सेंटर के पास, इसलिए हम इसे बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक, अभी तो बेटा पिक्चर बाकी है, क्योंकि फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट,
और फॉस्फोराइलेशन वर्ड का मतलब होता है एटीपी बनना। तो अभी तो मैंने एटीपी बनाई नहीं, याद करो मैंने बोला था ना 2 एसिमिलेटरी पावर बनेंगी, तो अभी तुमने एक बनानी सीख ली, एटीपी नहीं बनाई। आओ एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं फटाफट यहाँ तक की। लो जी आगे आओ। एडिशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस NADP टू NADPH प्लस H प्लस। अच्छा बेटा NADP प्लस, ठीक, इसमें तुमने NADPH2 भी लिख सकते हो, मतलब आपको कई बुक्स में ना NADPH प्लस H प्लस मिलेगा या NADPH2 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बात बराबर है। दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम PS2 कहाँ पे, अपहिल, पहले ऊपर गया, टू दी एक्सेप्टर, डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, भाई पहले अपहिल गया फिर डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फिर PS1 पे गया, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, ट्रांसफर हुए अनदर मॉलिक्यूल अनदर रिसेप्टर को, ये भी अपहिल गया, और फाइनली दोबारा डाउनहिल गया और डाउनहिल जाके NADP को रिड्यूस कर दिया। बेटा रिड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि ने एक्सेप्ट किया है, और रिड्यूस करके क्या बना दिया, NADPH2। इस स्कीम को ही हम बोलते हैं Z स्कीम, क्योंकि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक प्यारा सा शेप आता है Z के जैसा। Z का मतलब बच्चे Z बोलते हैं ना, हाँ Z स्कीम बोलते हैं इसको। आगे सुनो, द शेप इज फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरियर आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑन अ रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। यानी कि नॉर्मली तो ये सब एक साथ पड़े होते हैं, पर अभी जो तुमने डायग्राम देखा है वो हमने किस पे रखा है, रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे। आई होप तुम्हें यहाँ तक का पैराग्राफ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इसके अगले लेक्चर में बेटा मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे वाटर स्प्लिट होता है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक के आगे की पिक्चर क्या होती है, एंड प्यारी सी केमियोस्पोटिक हाइपोथेसिस क्या होती है। अगर तुम्हें ये लेक्चर समझ आया, अच्छा लगा, देन डू लाइक इट एज वेल एज सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करके अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करो, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू वर्क हार्ड फॉर यू पीपल, बट आई नीड योर सपोर्ट एंड आई नीड योर इनपुट्स, किस तरीके से मैं और अच्छा कर सकती हूँ। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड पढ़ते रहो, मस्त रहो, बाय।